प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल की आधे घंटे की वीडियो के ऊपर आपकी जो सराहना मुझे मिली, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत सारा आभार। अगर कंपटीशन को सीरियसली टेकअप कर रहे हैं तो कंपटीशन खिलवाड़ नहीं है, तकनीक प्रधान गलियारा है। इसमें जितना बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, याद करने में, लिखने में, समय के प्रबंधन में, स्टडी में, हर जगह अगर टेक्निकलिटी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसी का समग्र रूप, सर्वबाह्य रूप क्या कहलाता है? स्मार्ट स्टडी। इसीलिए बहुत लेबोरियस स्टडी करने वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, बहुत सारे किताबों को पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाता, और दुर्भाग्यशाली का सिलेक्शन नहीं हो पाता। इतना सब होने के बावजूद भी अच्छा व्यक्ति अगर उसके नसीब में नहीं है, भाग्य का असर होता है। आपने इतना डिफिशिएट किए हैं कभी, तो उसका हिसाब देने आपको आना है। ये भोग योनि है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंश मात्र भी भाग्य की भूमिका नहीं होती। आप तमाम स्लोगन पढ़ते हैं, पढ़ा लिखा नास्तिक व्यक्ति कभी भी भाग्यवादी नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर से ये गुजरता है और उसे स्पष्ट जब आभास होता है कि भाग्य क्या चीज़ है, तब वो यकीन कर लेता है। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि भाग्य बहुत ही पर्सनल विषय है, भाग्य सार्वजनिक विषय नहीं है। भाग्य ठीक उसी प्रकार का विषय है, जाके पाँव न फटी बवाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो जो बहुत नैष्ठिक होता है, जो बहुत बुद्धिवादी सोच का होता है, जो किसी भी प्रकार से लचता नहीं, सैद्धांतिक जीवन जीना चाहता है, जैसे हम करेंगे तो फल मिलेगा, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, उस मामले में वो इतना रिगिड है कि उसमें जरा सा भी लोच नहीं है। यानी उसको कहीं ना कहीं सही करने का अहंकार है। वो हमेशा बुद्धि से सोच कर करने वाला, बाकी सब मूढ़ हैं, ऐसी भावना का शिकार हो जाता है। और कहीं ना कहीं अचानक वो बुद्धिवादी व्यक्ति कब अहंकार के वशीभूत होकर और अहम ब्रह्मास्मि तक के आध्यात्मिक भाव से, नकारात्मक दृष्टिकोण से एक प्रकार से कह सकते हैं, ग्रसित हो जाता है कि उसका वही ज्ञान, अहंकार रूपी जो उसके ऊपर एक राक्षस के तौर पर सवार हो जाता है, वही ज्ञान, वही बुद्धि क्षमता, वही उसकी तीक्ष्ण क्षमता उसके लिए काल बनती है और उसको सहज नहीं होने देती। जीवन में सहज ना हो पाने की वजह से बहुत सारे बुद्धिवादी प्रतियोगी बाहर हो जाते हैं। और उनको आप देखेंगे, जो जितना बहुत बुद्धि से परिपूर्ण, तेजवान दिखाई दिया एकेडमिक पीरियड में, वो बड़ी सामान्य सी ज़िंदगी जीता है। जबकि आप यह भी पाएंगे देखने में कि बहुत औसत या औसत से कम दर्जे का स्टूडेंट जो रेस में कहो पीछे चल रहा था, वो भविष्य में जाकर काउंटर अटैक करता है। मैं सीधा सा एक सिंपल सवाल देता हूँ, किस्मत, कर्मठता, जीवन में चीज़ों को अर्जित करने की संभावना, विद्या, बुद्धि, पढ़ाई लिखाई सब मिला के देखें तो देश को चलाने वाले जितने राजनेता हैं, आप पाएंगे कि उनके भाग्य में और उन्हीं के गांव, इलाके, जिला, रिश्तेदारी में अगर उनके समानांतर और लोगों को देखें तो उनसे ज़्यादा योग्यतम, पढ़े लिखे, समझदार की लाइन लग जाएगी महाराज। लेकिन आप देखें, वो पावर जनरेट नहीं कर रहे। उनको पावर कौन कहे, घर में उनकी वैल्यू नहीं है, उनके उनके बच्चे, उनका परिवार उनके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। वो बहुत एकांत की, एकाकी ज़िंदगी जी रहे हैं। हर कोई चाहता है अपनी हाँकना, अपना चलाना, अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मन मसोस के रह जाता है, उसका कोई सुनता नहीं। और 55 साल, 50 साल के बाद पावर तेज़ी से घटती है, शारीरिक, आवाज़ की, देखने की क्षमता, सारी क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसका नतीजा ये होता है कि जब आदमी इस अवस्था पे पहुंचता है तो ये एक फ्रस्ट्रेशन, अगर उसमें आर पार देखने की क्षमता या उसमें पारदर्शी स्वभाव नहीं है, तो ये तय मान के चलिए, 100% मान के चलिए कि फ्रस्ट्रेशन इतना हावी हो जाएगा कि बुढ़ापा काटे न कटेगा, या बड़बड़ ज़िंदगी हो जाएगी। मतलब कोई लोड लेगा नहीं, लेकिन बोलने से, मतलब जो भी वृद्धावस्था में ढलती हुई उम्र के साथ केवल उपदेश बचेगा, जुबान चलेगी और कुछ चल नहीं पाएगा। तो इस जीवन में जो आप पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, इसमें आप किस धारा के हैं, ये बहुत मायने रखता है। आप भक्ति
भक्ति या आध्यात्मिकता का उसमें बोध है, संवेदना है, कुछ समझ संस्कार डेवलप हुए हैं या नहीं, या सिर्फ किताबी कीड़े हैं, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं आपके जीवन के ढलान पर, और कैरियर प्राप्त करने के संदर्भ में भी बड़ा अहम रोल होता है इन सब चीज़ों का। यह भी साफ कर दूं, किसी भी कैटेगरी की स्पेशलाइजेशन इस प्रकार की जो वर्तमान में प्रतियोगिताएं हो रही हैं और चुनकर पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सेना के हों अफसर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव फील्ड के हों, चाहे वो जुडिशियरी फील्ड के हों, या किसी मल्टी नेशनल कंपनी के, मल्टी सेक्टर कंपनी के, प्राइवेट सेक्टर में कोई ऑफिसर्स हो, कहीं भी जो चयन प्रणाली है, इंटरव्यू, मीडिया, मेन से प्री, इसमें आप ये बांध कर नहीं रख सकते, कोई रूल रेगुलेशन नहीं बता सकते कि इस नेचर का आदमी ही यहाँ आवश्यक रूप से प्रायः सफलता पाएगा। नहीं, इसमें बड़ी चीज़ें काम करती हैं। हाँ, ये ज़रूर सत्य है कि ये संसार जो है ये है दिमागी लोगों का जमावड़ा है। छली, कपटी, दंभी, अहंकारी, इन्हीं लोगों के बीच में छीना झपटी चल रही है। और यहाँ कोई अवसर पाने के लिए ऐसे समझ लें, मान लीजिए यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दोनों दिन आप देने गए, आपको ऐसा भी पता चलेगा कि आपके नंबर पते नहीं चले। क्यों? क्योंकि सीसेट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये बात अलग है, आप आंसर की से अपना मिलान कर लीजिए अपने खुद से, लेकिन आपका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि कॉपी तभी चेक होगी जब आप सीसेट पास होंगे। यानी अगर कमीशन यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का कट ऑफ जारी करेगा और नंबर बताएगा, तो आपके नंबर तब नहीं आएंगे जब आप सीसेट ही क्वालिफाई नहीं होंगे। सीसेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, और उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हल्के फुल्के वाले नहीं हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है, आरओ में सीसेट का पेपर होता नहीं, लेकिन जो जीएस की भूमिका है उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग इतनी बढ़िया आती है कि आप वहाँ ये इमेजिनेशन कर रहे हों कि ऐसे ही हमारा प्री निकल जाएगा और हम समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे, इस मुगालते में ना रहें। इतना पेशेवराना ढंग से, जितनी सीट है लगभग 350 के आसपास समीक्षा अधिकारी की और बाकी सहायक की, टोटल पे धावा तोड़ है। इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे बच्चे, और आज से नहीं कर रहे, जब पर्चा लीक होने के बाद ये क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम दोबारा होगा तब से, तो वहाँ भी चुनौती बहुत तगड़ी है, आप हल्के में ना लें। हम ये इस बात का जिक्र इसलिए किए कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आपका भी नंबर पता चले कितना वास्तव में आप नंबर पाए थे, तो इतना मैथ, इतनी रीजनिंग, इतना 100 में से 33 नंबर लाना ज़रूरी होता है। 33% नंबर ले आएंगे तो सीसेट आप पास माने जाएंगे। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है, आप लोगों के सेक्टर की बात नहीं है, लेकिन आपके जीएस के नंबर कमीशन ने क्या दिए हैं, एक मानना होता है, एक पंजीकृत देखना होता है। तो आपको सीसेट में नंबर लाने पड़ेंगे प्रीलिम्स के पेपर में। ठीक है, ये छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकता है तमाम आउटर ऑफ स्टेट या अपने ही स्टेट के नए जो युवा हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई यूँ ही कर दिया है, उनको ये जानकारी ना हो। और दूसरी बात, अपने जुडिशरी के फील्ड में जब भी प्रीलिम्स होगा, माइनस मार्किंग की शर्त आप जान ही रहे हैं कि किस ढंग से चीज़ों को आपको हल करना है कि कम से कम माइनस मार्किंग में खपे। ऐसे समझ लें, अगर 50 नंबर का पेपर आप हल कर रहे हैं जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी एपीओ में, तो आप बमुश्किल जितना करें, पहली बात छोड़ने में भी विश्वास रखें, जितना करें उसमें, हम नहीं कहते कि आप 30 कर पाए, हम नहीं कहते आप 35 कर पाए, हम नहीं करते आप पूरा करने के सक्षम हैं, ऐसा बिरले मिलेंगे। लेकिन 40-45 तक करने वाले जो सिविल के स्टूडेंट होते हैं, अच्छी तैयारी होती है और ला करके वो बैठ जाते हैं, तो ला में तो उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता। लेकिन इस जीएस 50 नंबर वाले में वो 45 तक पहुँच लेते हैं, 40 नॉर्मली पहुँच जाते हैं 50 में। तो ये सनद रहे कि इस सेक्टर का नंबर पाने के लिए 50 में 35 से ऊपर कोई भी नंबर पाने के लिए, जिससे आपका यूपी एपीओ प्रीलिम्स में नॉर्मली सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए आपको ये तय मान के चलिए कि सिविल वालों से भी टक्कर लेनी पड़ती है। सिविल वाले बच्चे जो जैसे साइड में ला करके बैठ जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो उनसे बड़ी अच्छी खासी टक्कर मिलती है। इसीलिए इसमें क्राउड ज़्यादा है। जुडिशरी में चूँकि एज रिलैक्सेशन ज़्यादा नहीं है, 35 तक जनरल का बच्चा रुक जाता है, तो वहाँ उतनी क्राउड नहीं है जितना यहाँ है। ऐसे समझ लीजिए, अगर 100 समथिंग एपीओ के लिए फॉर्म आता है, तो मेरा अंदाज़ा है 70 से 85 हज़ार फॉर्म यूपी एपीओ के लिए पड़ेगा। लेकिन अगर यूपी जुडिशरी आती है 218 जो सुनाई पड़ रहा था, वो जब भी वैकेंसी आएगी तो 50 हज़ार बमुश्किल हो पाएंगे। ये जो 20-30 हज़ार का अंतर आता है, ऐसे ही लड़कों से आता है
कि ये अब 45 तक ओबीसी कैंडिडेट भी दे सकता है, एससी कैंडिडेट भी दे सकता है एपीओ, और साथ में तमाम ऐसे अनदर स्टेट के भी बच्चे जिन्होंने साइड में पैरेलल कोई काम कर रखा है, एडवोकेसरी में ही हैं, वो भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और देना चाहते हैं। अगर कोई नौकरी पेशे में है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी में जो नोटिफिकेशन आता है गौर से देखेंगे तो उसमें जो नौकरी पेशा वाला है उसे 5 साल का अतिरिक्त और ऊंचे पद पे जाने के लिए अवसर मिलता है स्पेशल कोटे से। तो ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो माइंड मेकअप करके चल रहे हैं इसमें छोटी छोटी बातों को बड़ा ख्याल रखें। आपको सब टक्कर में मिलेंगे, ऐसे नहीं है कि आपके सामने बैठे वाला भूंदा दिखाई दे रहा है ये क्या सिलेक्शन पाएगा। वैसे भूंदे ही टाइप के लोग जो है कम से कम एपीओ वाले बैच में आपको फाइनल भी मिलते हैं। एक रेशियो 2015 की एपीओ का अपवाद छुड़ा दें तो ज़्यादातर सिलेक्शन एपीओ में एबव 35 का मिलता है, लेकिन ये मिथक 2015 के एपीओ में जिसमें 372 पद आया अखिलेश यादव जी के सरकार में, उसमें जो चयन हुआ उसमें बाजिए पलट गई। ऐसे कह सकते हैं 30% से 35%, 35 के ऊपर वाले, बाकी लगभग 65%, 60% सिलेक्शन नई एज के लड़कों का हुआ। कैसे हुआ भगवान जाने, लेकिन मेरा निजी विश्वास है, चूँकि मैं उसमें स्टूडेंट था, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूँ कि 70% गलत ढंग से लोगों को लिया गया, जिसी के कारण कम से कम 50 से 55% योग्य लोग बाहर रह गए, बाकी इंटरव्यू दे के बाहर हो जाते। लेकिन एकदम यकीन से कह रहा हूँ कि उस बैच ने गला रेत कर वो, और जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो 2018 की जुडिशरी जो आई 610 उसमें हुआ, उसमें भी दमपूर्वक हुआ। वो जो कंटिन्यूअस कर रहा था उसके बाद छोटी सी वैकेंसी एपीओ आपकी जानते हैं 2018 में केवल 17 सीट की आई, उसका कोई मतलब खास नहीं था। उसमें जो लोग चयन पाए ये माना जाता है वो ईमानदारी से भरे गए। लिमिटेड सीट थी, उसमें करप्शन होता तो बिल्कुल बंडा फोड़े हो जाता। फिर वही हरकत 303 में कर दिया। आप बाकी सब देख ही रहे हैं कि जे में चल क्या रहा है। बच्चे इंटरव्यू देकर 1 नंबर से बाहर होकर के सिसक रहे हैं, कमीशन को अपने गेम नहीं खत्म हो रहा। सरकार के सामने वो पाक साफ सुथरा बना रहना चाहता है, हाई कोर्ट के सामने भी बड़ी सफाई से सफाई पेश कर दे रहा है। देखना है 23 सितंबर ज़्यादा दूर नहीं बचा है। आज 16 हो गया, 16/7 यानी 7 दिन बाद नेट सोमवार के दिन लिसनिंग है, हेयरिंग है सॉरी। कुल मिला के ये कहने का अर्थ ये हुआ कि आप जो घटनाक्रम देख रहे हैं उसमें मूल वजह जो 1% भाग्य काम कर रहा है ना, कि बड़ी मेहनत के बावजूद सब कुछ एलिजिबिलिटी होने के बावजूद अंतिम चयन नहीं होता, उसमें यही फूटी किस्मतियाँ काम करती है। मतलब आप पूरा प्रयास किया, सब कुछ किया, जो जो लोगों ने कहा उसको भी अपनाया, कोचिंग ज्वाइन की, सीरीज ज्वाइन की, प्रीलिम्स मेन सब कुछ किया, लेकिन अंत में सिलेक्शन कुछ नंबर से बाहर हो गया। वो कहते हैं कर्म की गति। ये बड़ा अजूब एरिया है, बहुत मतलब ज़िंदगी भर सोचते रह गए एडवाणी जी कि हमको प्रधानमंत्री बनने को मिले, लेकिन किस्मत देखिए। तो ऐसे ज़िंदगी में किसको क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। ये रिजर्व है परमात्मा की, उसका निगहबानी करता है, लेकिन वो खुद कहता है कि आप इसकी चिंता मत करें कि हम आपको कहाँ बैठाएंगे, वो हमारे पर छोड़िए, आप सिर्फ अच्छे नेक कार्य करते जाइए। अच्छे नेक कार्य का मतलब ये है कि पिछले जन्म के कारण जो आप में संघर्ष आया है, जो डिफिशिएट आप देखते हैं जीवन में, अवनति देखते हैं, बेकारीपना देखते हैं, गरीबी देखते हैं, उसमें इस बात का सार है कि कुछ तो मिस्टेक ऐसी थी कि वैसा परिवार नहीं मिला जन्म में। नहीं आप अंबानी के यहाँ पैदा हो जाए, देख रहे हैं कैसे खरबों लुटा दिया। मैं वो भी नहीं सही मानता। दोनों के मध्य में आपको गीता में एक लाइन आती है, भगवान कहते हैं कि जो बहुत वैसे नेचर का होता है, धर्म भीरू नेचर का, और प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका मन राजस स्वभाव का भी है और राजसी चीज़ों में भी उसका मन रुच पच बस जाता है। इस कारण वो नियम से साधना साधक होने का जो कार्य होता है नहीं कर पाता और जीवन चुक जाता है। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, ऐसे लोगों का क्या जीवन अगले जन्म में पूरा नील हो जाता है या उसका कुछ फ़ायदा भी मिलता है? भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसे व्यक्ति का जीवन जितना वो पिछले जन्म में कर चुका है बेहतर साधना के स्तर पर, वो उसके संस्कार के वशीभूत वो कुछ समय तक स्वर्ग लोक में यानी उच्च वर्ग के जीवन में जीकर और पुनः जन्म लेता है। वो जो जन्म पाता है
वह योगियों के कुल में उसका जन्म होता है। यानी ऐसे परिवार में आपका जन्म होगा जहाँ योगियों संत समाज ज़्यादा हो। अगर ऐसा जन्म आपको मिला है तो आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। कहा जाता है कि ऐसा जन्म देवताओं को भी चाह कर नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ योगी कुल में जन्म लेने का? योगी कुल में जन्म लेने का मतलब स्थित प्रज्ञ होने का वायुमंडल मौजूद है, और पिछले जन्म में जो उसके संस्कार छूटे से रह गए, पिछले जन्म में जो उसने धर्म किया, स्वधर्म का पालन किया। स्वधर्म का मतलब अंतर यात्रा, ये नहीं कि टीका लगाना, जोर जोर से हिंदू मुस्लिम करना, दाढ़ी बढ़ा लेना, वक्फ बोर्ड पे मार करना, ज्ञानवापी पे मार कर लेना, वो उसको गरियाना, उसका सुनना, उसका गरियाना, ये सब से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं। मतलब सिर्फ आत्मीय तल पर आदमियत से है, कोई धर्म नहीं, विशेष नहीं, सिर्फ इंसानियत ही धर्म है। और उसके तल पर जो आत्मा की खोज, यानी अपनी खोज, जो जैन और बौद्ध धर्म बताता है, जो आत्मा तक को नकार देता है, बिल्कुल सटीक करता है, कोई प्रतीक बचे ना। निराकार सत्ता को आकार में लाने के लिए जो मन कल्पित आपकी स्वधर्म की साधना है कि आप परमात्मा ही हो जाइए, आप में संभावना पूरी है कि परमपिता परमेश्वर जैसे उसमें विलीन हो जाइए। उस मोक्ष अवस्था को पाने के लिए पिछले जन्म की अपेक्षा इस जन्म में वो बढ़कर प्रयास करता है और अपना जीवन कल्याणकारी करके कल्याण मार्ग पे आगे बढ़ा ले जाता है। कौन? जो पिछले जन्म में भटक गया था और अचानक उसके प्राण चले गए थे, शरीर छूट गई थी। तो ऐसा आप इस जीवन में करें, पद पाने का प्रयास कर रहे हैं, करें। खेती बाड़ी का काम करते हैं, बागवानी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, शेयर मार्केट में, सट्टा मार्केट में पैसा लगाते हैं, जीवन में कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस कार्य के प्रति आपका ये मनोभाव तो होना ही चाहिए। इस जीवन में कुछ ऐसा डिफिशिएट, यानी इतना माइनस ना कर लें कि जिस लेवल पे आप जन्म पाए हैं उससे भी नीचे आपका जन्म चला जाए। पद मिले या ना मिले वो गौड़ की बात है। पद पाना, इसीलिए परमात्मा किसी चीज़ की दावे नहीं करता कि आप हमसे ये मांगो तो हम देंगे, नहीं। आपके कर्म की गठरी कितनी ज़बरदस्त है कि उस हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। इसीलिए फिसड्डी टाइप के लोग पदों पर, और विद्यमान लोग जो पीछे लयकुना कर चुके हैं उसका खामियाजा भुगतते हैं। ये दयो दयो आलसी पुकारा के सूक्ति में समाहित करके बातों का सार और प्रभाव भाग्यवादी होकर या परम पुरुषार्थवादी के खिलाफ भाग्यवादियों का डंका नहीं बजा रहा। मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा कि अगर जीवन में इतना सब कुछ करने के बाद सक्सेस फाइनली आपके अकॉर्डिंग नहीं आती तो ये यकीन मान के चलिए कि आपका कुछ कोटा बाकी है। परमात्मा आपके साथ अति शीघ्र न्याय करेगा, वो कभी अन्याय कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस मनोविज्ञान को समझाने के लिए, जैसा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे सीरीज़ से जुड़ी हुई तमाम अधिवक्ता बहनें बंधु जो 1-2 दिन के अंतर पर टेस्ट दे रहे हैं, बाद में जुड़े तो बाद में वो दे रहे हैं, इसीलिए मैंने रिजल्ट रोक दिया। और जो आने वाला संडे है, ये संडे तो बीता, आने वाले संडे पर जो सेकंड BNS का हम टेस्ट लेंगे, उसी रात में, उसी समय शाम को 7 बजे में कुछ मिनट बाकी रहेगा, हम रिजल्ट शो करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कितने लड़कों के कितने नंबर आए हैं, यानी कितने परसेंटेज मार्क पर मेरिट मेंटेन हो रही है, कौन टॉपर है। नाम किसी का प्रकाशित नहीं होगा, रोल नंबर उस व्यक्ति को आवंटित किया जाता है जो व्यक्ति सीरीज से जुड़ता है। इस बात की चिंता ना करें कि आपके नाम को या हाईलाइट करके आपको, आपके डिस्ट्रिक्ट को या आपको वहाँ हतोत्साहित किया जाए, या रैंक में कम नंबर आने पर आप परेशान हो जाएं, आपको गिल्ट फील हो, ऐसा अवसर नहीं दिया जाता। हम गोपनीयता बरतने की पूरी कोशिश करते हैं और आपके मर्यादा को, आपके बातचीत को और आपके हमारे बीच की जो क्वेरी को बहुत सीक्रेट रहने की पूरी कोशिश हम अपने तरफ से करते हैं। इलीगलिटी के साथ या अवैध ढंग से कोई भी व्यक्ति अगर इसमें हम आपके बीचों को, इंटरेक्शन को कॉपी करता है या कुछ करने की कोशिश करता है तो वो विधिक कार्रवाई के लिए भी तैयार रहे। मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ क्योंकि आप जब जुड़ते हैं, हमारी तमाम अधिवक्ता बहनों ने, 1-2 नहीं, कई ने ये कहा कि सर मुझे किसी ग्रुप में ऐड मत करना, सर मेरा नाम कहीं देना मत। ये उनके सेक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है और मैंने इसको बहुत बखूबी निभाया भी है। मैं काउंट नहीं कर सकता कितने एडवोकेट सिस्टर्स ने हमको ये बात बोली है कि हमको डिस्क्लोज मत कीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मुझे जीवन के इस पहनने से भी इतना वाकिफ़ नहीं थे, हमें तजुर्बा नहीं था, लेकिन घटनाक्रम में परमात्मा कृपा से ये चीज़ें महसूस हुई। दूर दराज के इलाकों में, जैसे आप मान लीजिए आउट ऑफ स्टेट, हमारे तमाम ऐसे अधिवक्ता साथी हैं
जो हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में राजस्थान, जयपुर, भरतपुर, यहाँ से भी बच्चे हैं। वो बच्चे सारे के सारे न्यूज़ के आधार पर या सूचनाओं के आधार पर ही मात्र नहीं जुड़े हैं, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। कभी कभी मूड उनका उखड़ता है तो समय मांग कर बात करना चाहते हैं। हालांकि इधर टेस्ट सीरीज में बिजी होने की वजह से बिल्कुल मैं दे नहीं पाया समय। आज की डेट पे इतनी व्यस्तता रही तो पेपर को कवर करने के लिए, जो कि 3 दिन से मैंने पेपर पर काम किया नहीं था, तो आज का टोटल समय मैंने पेपर पर लगाया। और जो मेंस की कापियाँ आज की डेट में क्वेरी होनी थी वो पोस्टपोन हुई। कल हो पाती हैं या नहीं मैं कह पाने में मुश्किल हूँ, लेकिन क्राउड ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो उसको करने में मैं कोशिश करूँगा वेडनेसडे को हर हालत में कंप्लीट किया जाए। और एक और बात, जो अधिवक्ता साथी पूर्व में सीरीज से जुड़ गए हैं वो भी, और जो नए रूप से जुड़ना चाहते हैं वो भी, इस बात को गंभीरता से लें कि 2 टेस्ट के बीच में पहले मैंने हफ्ते भर के दिन का अंतर रखना चाहा था, लेकिन जब मैंने पेपर बनाना शुरू किया और अंदर गया तो मुझे साफ रियलाइज़ हुआ नहीं, 3 चैप्टर या 4 चैप्टर का समग्र रूप से पेपर करवाने का मतलब होता है कि वो चारों पेपर पढ़ने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का समय दिया जाए, और उसमें मुझे सुविधा भी हो जाएगी। ये बात तब तक कंटिन्यूअस जारी रहेगी जब तक इमीडिएट कोई नोटिफिकेशन यूपी एपीओ जे अथवा दोनों का प्रकाशित नहीं हो जाता। इसीलिए जीएस की क्लासेज भी हमने रोकी हैं। हालांकि घटना पे आप लोग पैनी नज़र रखिए, मैं कोशिश करूंगा, अभी तो वादा नहीं करता, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद हमें जो 60 क्लास बचे हैं वो देने हमारी प्रतिबद्धताएं हैं और हम उसे पूरा भी करेंगे। आप लोग परेशान नहीं होंगे, अपनी अपनी स्टडी में लगे रहेंगे और जैसा बता रहा हूँ उसमें अपने अनुकूल जितनी धाराएं फिट बैठती हैं फिट बैठाकर कंटिन्यूअस धारदार मेहनत कीजिए। सलकौ किसने देखा, समय का काल चक्र तेजी से कल का पहिया घूमे जाता, काल का पहिया घूमे जाता, कल क्या होगा कुछ पता नहीं। एक पल के पहले योगी जी को ये पता नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार बनने जा रहे हैं। एक फ़ोन ने उनकी तस्वीर बदल दी। सन 98 से लेके आज तक जो लगभग 17 साल और 19 साल, लगभग 20 साल से जिस चीज़ की वो कभी सपने में प्रतीक्षा नहीं किए, अचानक उनके भाग्य में आया। और आप देख रहे हैं 10 साल से मुख्यमंत्री हैं। किस्मत किसकी कहाँ है ये सिवाय परमात्मा के कोई नहीं जानता, माँ बाप भी नहीं, वह व्यक्ति खुद भी नहीं, कोई। इसीलिए उपनिषद कहती है कि पुरुषस्य भाग्यम दयो न जानत, पुरुष के भाग्य को परमात्मा भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी संभावना है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का वह अंश जीव जो अविनाशी सत्ता है उसमें समाहित होने की क्षमता दी हुई है। और कोई योनि ऐसी नहीं है, जैसे पशुओं का हुआ, कीट भृंग हुआ, स्वेदज, अंडज, भिंडज जो भी हैं, जो 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें से मानव अकेला प्राणी है जो चाह कर, प्रयास करके, कार्य करके, सदकर्म करके अपने को इतना उठा सकता है कि वो साक्षात परमपिता परमेश्वर में समा जाए। फिर वो आज दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। वो निर्विकार सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, उसे सनातन कहते हैं, जिसका ना आदि है ना अंत है। ठीक है, उस चीज़ पर काम करें। जीवन में पढ़ाई लिखाई तो है ही, लेकिन इस मोड़ से, इस कोण से, इस समझ के साथ ज़िंदगी पर डे जिएं। आनंद पूर्वक कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, प्रपंच, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से बचें। अपने आप को संतुलित रखें। जो खाली समय मिल जाए, पढ़ के बहुत थक जाएं, सोएं, सोने के बाद प्रफुल्लित होकर उठें और कुछ समय परमात्मा को जरूर दें। 24 घंटे में स्पेशली 1 घंटे का समय जरूर अपने आप पर दें। अपने आप पर देने का मतलब अपने भीतर बैठे परमात्मा पर, उसको साक्षी भाव से देखें। श्वास को आते जाते हुए उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा का आभास करें। निश्चित तौर पर ऐसा व्यवहार आपके ज़िंदगी में व्यक्तित्वपूर्ण विकास करेगा। आप चित्थड़ों जैसी ज़िंदगी नहीं, फिर आप बहुत मायनेफुल हो जाएंगे अस्तित्व के लिए। और शाहरुख खान की वो बात कि अगर आप शिद्दत से कुछ चाहते हैं, ईमानदार हैं, सत्य निष्ठा आप में बसती है, बेजोड़ मेहनती करते और जगत का सारा सहारा आपका छूट गया है, तब कायनात आपकी मदद करती है। कायनात मात्र इतने से मदद नहीं करती। कायनात की मदद आपको तब मिलती है जब संसार की मदद
कट जाती है। मैं यहाँ से बैठकर कोई ऐसी प्रार्थना या आह्लाद नहीं कर रहा जिससे सभी के साथ सहयोग समाप्त हो जाए। नहीं, मैं उस परिस्थिति को रेखांकित करने की कोशिश कर रहा कि अगर इत्तेफाक से आप अंदर से सुदृढ़ हैं, ईमानदार हैं, दिल के साफ हैं, सहज जीवन जी रहे हैं और आपको कोई सहयोग नहीं करता, परेशान ना हो। परमात्मा पे भरोसा या स्व पे भरोसा एक ही बात हुई है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे अपने आप पे भरोसा करेंगे तो भी परमात्मा का ही है और परमात्मा पे करेंगे तो परमात्मा पे है ही। चाहे आप निराकार माने चाहे साकार माने, चाहे आप निराकार माने चाहे मूर्ति में माने, चाहे मूर्ति भंजक हो चाहे मूर्ति पूजक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस पर पड़ता है कि आप जिस लेवल पे चीज़ों को मान रहे हैं उसमें सुदृढ़ता कितनी है, अकाट्य विश्वास कितना है, कितने उस विश्वास की जड़ें गहरी हैं। अगर नहीं है तो उथला अधकचरा नॉलेज, अधकचरी दवाई, अधकचरा खाना, अधकचरा कुछ भी आपको क्या करता है। रोटी अगर सही से पलटी नहीं गई तो संठा जाती है, खाने लायक नहीं रहती। लेकिन अगर उसको सही समय पे फेरा गया है, मध्यम आंच पे सेंका गया है तो क्या मीठी रोटी होती है। वैसे जीवन का कलेवर है। जिन संतों, महर्षियों, बुद्ध भगवान के, जैन महावीर के आप उपदेशों से ये पता पाते हैं कि जीवन बहुत उस बीड़ा के तार के समान है जिसको बहुत ज़्यादा खींच देने पर तार टूट जाएगा और बहुत ढीला छोड़ देने पे वो बजेगा ही नहीं। मध्यम मार्ग पे बीड़ा के सुर पे जब उंगली फेरी जाती है तो क्या मधुर तान निकलती है, जिसमें से एक श्लोक प्रस्फुटित होता है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या बीड़ा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर पृथवृत देवई सदा वंदिता, सा मांग पात सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। आज की टोटल बातें से माँ जगदम्बा को समर्पित हैं, लेटे हुए हनुमान जी को समर्पित हैं, सकल ब्रह्मांड के स्वामी श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित हैं। आज के द्वारा आज के दिन बोली गए सारे शब्दों पर परमपिता परमेश्वर भगवान शंकर का अधिकार है। मैं इतना ही कहता हूँ, मुझे निमित्त मात्र बना के परमात्मा कुछ करवाता है। मुझे खुद नहीं पता कि आज क्या हो जाता है और कल क्या होगा। आप सभी लोग साक्षी हैं, सप्रेम पूर्वक सुनते हैं। आपके भीतर बैठे परमात्मा को सादर नमन करते हुए अपनी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं को सफल होने की बहुत सारी शुभकामनाएं और शुभ आशीष प्रेषित करते हुए अपने आप से अपने आप को पूर्ण तौर पर समर्पित करते हुए इस भाव से कि आपका सदा प्रेम बना रहे, सादर हरिस्मरण बरकरार रहे, हम आपके बीच का समन्वय आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो, जीवन ऊर्जा से लिपायमान हो और धन्यता का हम आपस में आदान प्रदान करें। ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार हों, धन्यवाद के भाव से भरें। कल फिर मिलने के वादे के साथ आज की वाणी को विराम देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर सीरीज से जुड़ने के लिए अपकमिंग नए तीनों लॉ के आधार पर BNSS, BNAS, BSA पर सीरीज कंटिन्यू है। प्री और मेंस दोनों अवेलेबल है। प्री की रफ्तार ज़्यादा तेज है, मेंस को थोड़ा मैं ठंडे बस्ते में रखना चाहता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि नहीं चल रही है, चलेगी थोड़े लंबे लंबे अंतराल पर। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो रफ्तार बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार नंबर पुनः ध्यान से सुन लें। व्हाट्सअप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर नहीं है। 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी आपसे बातचीत होगी और हम कॉन्टैक्ट नंबर आपको देंगे। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को जय सियाराम बोलते हुए चलने की अनुमति चाहता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।